फ्रेंड्स, मैं हूं शेफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एक बहुत ही कंटेंशियस इशू, डायरेक्टर्स के रिम्यूनरेशन के बारे में, जिस पे अलग अलग एडवांस रूलिंग्स आई थी काफ़ी सारे बीच में। और एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे कुछ बहुत ही गलत तरीके के डिसीजन दिए थे, ऑब्जर्वेशंस दी थी। इसको सीबीआईसी ने अभी क्लैरिफाई किया है, ऑल्दो ये इशू सर्विस टैक्स के टाइम से चलता आ रहा है और तभी भी काफ़ी चीज़ें इसमें सेटल हो चुकी थी। तो बहुत अच्छे से उन्होंने क्लैरिफाई किया है। अगर आप उस समय की मेरी वीडियो देखें तो जो चीज़ें मैंने आपको उसमें क्लियर की होंगी कि कंसेप्चुअली क्या होना चाहिए, एडवांस रूलिंग क्या कहती है, वो एक अलग चीज़ है। और जनरली मैं खुद भी सजेस्ट करती हूँ कि एडवांस रूलिंग पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी जो स्कोप है वो बहुत ही कम होता है। नाउ क्या होना चाहिए डायरेक्टर्स के रिम्यूनरेशन के बारे में, उसको क्लैरिफाई किया गया, वही मैं आपको अच्छे से आज क्लैरिफाई करूँगी, स्टेप बाय स्टेप क्लैरिफाई करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अलग अलग तरीके के डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के अंदर। तो डायरेक्टर्स होल टाइम डायरेक्टर्स हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं। होल टाइम डायरेक्टर का मतलब ये है कि वो बाकी जो डे टू डे रूटीन वर्क हैं कंपनी के, उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं। तो एज उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उसमें भी वो पार्ट ले रहे हैं। तो वो जो हमारा वर्क हो गया वो एक एम्प्लॉय के तरीके से हो गया, लेकिन यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स हैं जो कि कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं या उसके प्रोप्राइटरी पार्टनर्स। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के केस में हम इंडिपेंडेंट उनको बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है। तो उस केस में उनका जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है वो कंपनी के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पे इस पूरे सिनेरियो को मुझे 3 हिस्सों में बांटना है। पहली बात तो ये कि जो एम्प्लॉय है ही नहीं डायरेक्टर, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसको तो आप जो भी रिम्यूनरेशन पे करते हैं, उसको कोई भी अमाउंट पे करते हैं, तो वो हमारा जो 13/2017 नोटिफिकेशन है, जो कि रिवर्स चार्ज वाली सर्विसेज को कवर करता है, उसकी जो एंट्री नंबर 6 है वो ये कहती है कि भाई डायरेक्टर्स को जो रिम्यूनरेशन पे किया वो आरसीएम के लिए लायबल होता है। तो उस पर यानी कि टैक्स देगा कौन? डायरेक्टर नहीं देगा, उस पर कंपनी रिवर्स चार्ज भी पे करने के लिए लायबल है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्या डायरेक्टर को फॉरवर्ड चार्ज भी पे नहीं करना? तो जिस सप्लाई पे रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट टैक्स पे कर देता है, उसमें आपको फॉरवर्ड चार्ज में पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सेकंड आ जाते हैं। सेकंड पार्ट है कि जहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर है, लेकिन होल टाइम डायरेक्टर की क्या सारी जितनी भी अमाउंट पे कर रहे हैं फिर सारी की सारी शेड्यूल 3 में फॉल कर गई। तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो वो शेड्यूल 3 का हिस्सा बनता है। शेड्यूल 3 हमारे जीएसटी की वो शेड्यूल है जब हमें ये बताती है कि कोई चीज़ सप्लाई है ही नहीं। तो यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में एम्प्लॉय कुछ करता है अगर एम्प्लॉयर के लिए, और एम्प्लॉयर उसके बदले में कुछ देता है उसको, तो वो हमारे लिए जीएसटी में सप्लाई मानी ही नहीं जाती। तो यानी कि उसमें फिर जीएसटी की लेवी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ना आरसीएम में, ना ही फॉरवर्ड में चार्ज मैकेनिज्म में, कैसे भी नहीं होता। अच्छा, अब सेकंड सवाल क्या पैदा हुआ कि चलो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का तो हो गया, अब क्या होल टाइम डायरेक्टर की सारी अमाउंट? नहीं, होल टाइम डायरेक्टर की भी जो सर्विसेज हैं उनको आप 2 हिस्सों में बांटोगे। होल टाइम डायरेक्टर जितने काम वो इन कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय कर रहे हैं वो शेड्यूल 3 का हिस्सा बनेंगे, और उसके अलावा अगर उनको कुछ पे किया जा रहा है तो वो शेड्यूल 3 का हिस्सा नहीं बनेगा। तो मतलब मुझे कि ऐसे ब्लैंकेट रूल नहीं बनाना कि अच्छे होल टाइम डायरेक्टर है तो उसको तो सब कुछ ही फिर शेड्यूल 3 का हिस्सा बन गया, नहीं। वहाँ पे भी आपको हर अलग अलग अमाउंट को चेक करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने एक बहुत छोटा सा क्राइटेरिया भी बताया है समझाने के लिए, और ये सबसे बेस्ट क्राइटेरिया था पहले भी। आप लोग, क्योंकि जो सेम अमाउंट है डायरेक्टर का जो पेमेंट है वो इनकम टैक्स के अंदर भी डील विद किया जाता है, और अगर उसको जो चीज़ें सैलरी के तौर पे दी जाती हैं उनको 192 में टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, और जो उसको अदरवाइज दी जाती है उसमें 194 में प्रोफेशनल फीस का जो हमारा टीडीएस होता है वो डिडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप उसको इनकम टैक्स से भी लिंक करके देख सकते हैं। अगर वहाँ पे 192 के अंदर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो यानी कि आप उसको सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से दे रहे हैं, तो आपको उस पर जीएसटी में कुछ भी पे नहीं करना, ना रिवर्स चार्ज में आपको करना, ना फॉरवर्ड चार्ज में डायरेक्टर को करना। लेकिन अगर उसमें 194 वाला लग रहा है यानी कि प्रोफेशनल फीस वाला लग रहा है तो फिर आपको यहाँ पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना, और अगर कंपनी ने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया है तो डायरेक्टर को उस पर कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत आई विल से कि बहुत ही अननेसेसरी सा इशू हो गया था, क्योंकि क्लैरिटी इस पर पहले भी थी, लेकिन एडवांस रूलिंग अथॉरिटीज़ ने बिल्कुल एकदम ही ब्लिटेंटली बोल दिया कि नहीं, जो डायरेक्टर है उसकी तो सारी अमाउंट पे आपको देना पड़ेगा आरसीएम में। तो इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था। तो ना सिर्फ बड़े टैक्स पेयर बल्कि
कंपनी ऐसा होता है कि कई सारे जो छोटे टैक्स पेयर है जिनकी कम टर्नओवर है वो लोग भी बना लेते हैं एक अच्छी एंटिटी के लिए, और जो बाकी बेनिफिट्स होते हैं कंपनी के उनको अवेल करने के लिए। तो अब आप सब लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फंडा अपना क्लियर रखना है। एम्प्लॉयमेंट में जो गया होल टाइम डायरेक्टर के यानी कि 192 में टीडीएस कटा तो आपको उसे सैलरी मानना है, और अगर 194 जे में कटा तो आपको उस पर आरसीएम में टैक्स पे करना है कंपनी को। और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, आप जैसे आरसीएम में टैक्स पे करते हो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसके अंदर। बल्कि ये तो अच्छा है कि आप इधर से आरसीएम डिडक्ट करते हो, उधर आपकी टेंशन खत्म। लेकिन आप उसको स्किप कर दो और बाद में वो लाइबिलिटी निकल आए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, इसी के साथ मैं आज का वीडियो क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।